इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल या राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में तो हम राजस्थान के जो राज्यपाल है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको पढ़ेंगे और राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 153। कौन सा है? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है, एक तो दो चीजें कही गई है। एक तो कहा गया है राज्यपाल के पद के बारे में, दूसरी क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 में क्या दो चीजें कही गई है? पहला तो क्या कहा गया है, राज्यपाल के पद के बारे में, और दूसरा कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आर्टिकल 153 को कैसे लिखेंगे? 1 5 3। तो एक का पहला अक्षर एक, पांच का क्या है पा, और ती का तीन। तो एक पा ती। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल क्या आएगा? पांति आएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यही कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 153 में। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल के पद के बारे में भी कहा गया है। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? एक पांति। तो एक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल पांति आएगा, मतलब हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 154। तो 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो 154 को क्या लिखेंगे? 5 और 4। 5 का पहला वर्ड है प, और 4 का पहला वर्ड है चा। प और चा। तो 95 में, मतलब 95 में क्या चाहिए होती है? अपन किसी भी चीज को खाते हैं तो उसको पचाते हैं, तो पचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो पचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो मतलब पचाने के कार्य के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो 5 4 में क्या है? 5 4, मतलब आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 155। 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वह है 155 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 155 में। तो इसको कैसे याद करेंगे? 155 को लिखेंगे 5 5। तो पांच पांडव किनके थे? वो थे माता कुंती के। कुंती में क्या आ रहा है? क और त आ रहा है। तो और नियुक्ति में भी क्या आता है? क और त वर्ड आता है। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। 5 पांडव किनके थे? माता कुंती के। तो आर्टिकल 155 है वो किससे संबंधित है? नियुक्ति से। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 156। तो 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल को क्या भी कहा जाता है? पदावधि। तो आर्टिकल 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो इसको याद करना तो बहुत सरल है। तो 156 में क्या है? 56। तो 56 जो अकाल था, वो 56 अकाल के बारे में तो राजस्थान के सभी लोग जानते हैं। तो 56 अकाल याद रखना है। तो कार्यकाल में भी क्या आ रहा है? काल, और अकाल में भी क्या आ रहा है? काल आ रहा है। तो 56 क्या है? अकाल। तो मतलब आर्टिकल 156 में क्या कहा गया है? राजस्थान के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। तो जो अपन जब 57 लिखते हो तो हिंदी में कैसे लिखते हैं? 57। तो 57 में क्या आता है? वर्ड सत्ता। और सत्ता किसे मिलती है? जो योग्य होता है उससे क्या मिलती है? सत्ता। तो सत्ता किसे मिलती है? जो योग्य होता है उससे ही मिलती है सत्ता। तो आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? योग्यताओं के बारे में। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 में क्या कहा गया है? राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 158 में कहा गया है राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में। तो इसको ऐसे याद करेंगे, शर्त। शर्त से मिलता जुलता शब्द क्या है? अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या आ गया? 8। तो 58, 1 5 8, मतलब 158 में क्या हो गया? अर्थ। अर्थ से मिलता जुलता शब्द हो गया शर्त। तो आर्टिकल 158 में क्या है? राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 159। 159 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल की शपथ के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 159 में कहा गया है राज्यपाल की शपथ के बारे में। तो इसके लिए क्या वर्ड याद रखेंगे? वो है नौ पथ। क्या याद रखेंगे? नौ पथ। तो आर्टिकल 159 में क्या आता है? नौ आता है आर्टिकल 159 में। इसमें किसके बारे में कहा गया है? पथ यानी शपथ के बारे में। तो आर्टिकल 159 में किसके बारे में कहा गया है? शपथ के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161।
161 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में कहा गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी क्षमा मांगता है तो है ना, क्षमा कितनी बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। ऐसे नहीं कि बार बार गलतियां करता जाए और क्षमा मांगता जाए। तो क्षमा सिर्फ कितनी बार मिलती है? एक बार। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्षमा कितनी बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। सिर्फ से क्या आ गया? सिक्स, ठीक है, और एक से क्या आ गया? एक। तो सिर्फ एक यानी सिक्स एक। तो आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में किसके बारे में कहा गया है? कि ये कहा गया कि राज्यपाल किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यपाल किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। उसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 163 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 163 उसमें क्या आ रहा है? 6 और 3। तो 6 का पहला वर्ड 6 और 3 का पहला वर्ड 3, ठीक है। तो छंत्री, छंत्री से क्या हुआ? मंत्री, ठीक है। तो मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के बारे में किसके कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वो कहा गया है आर्टिकल 163 में। 163 में किसके बारे में कहा गया है? कि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से वो सलाह ले सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 165। 165 में कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता, किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे कि तो महाधिवक्ता को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो महाधिवक्ता को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। अगर तो इसको कैसे याद करेंगे कि जब हम अगर हमारे पे कभी काम पड़ जाए एडवोकेट करने का, तो एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो पैसे से क्या गया? 65, 65, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में किसके बारे में कहा गया है? एडवोकेट जनरल के बारे में, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 174। 174 में क्या कहा गया है? कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो 174 1 7 4। तो 7 से तो क्या आ गया? सत्र, और 4 से क्या आ गया? चालू। तो सत्र को चालू और बंद करने का कार्य कौन से आर्टिकल के तहत करता है राज्यपाल? वो है आर्टिकल 174, सत्र को चालू तथा बंद करने का कार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 213। कौन सा है? आर्टिकल 213। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? वो है आर्टिकल 213 के तहत। तो राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? वो है आर्टिकल 213। तो इसको कैसे याद करेंगे? 213, 2 फिर 13, 213 आदेश। क्या है? 213 आदेश, मतलब आर्टिकल 213 में क्या जारी करता है? अध्यादेश। तो ये क्या हो गया? राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर लिया है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 153, 153 में क्या है? 5 3। तो 105 और 3 तो 5 3। तो हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल 153 में। आर्टिकल 154 में 5 4 50, बचाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? शक्ति। तो आर्टिकल 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 155, 155 में क्या है? 5 पांडव। 5 पांडव किनके थे? माता कुंती के। तो वो आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 156। 156 में क्या था? छप्पनिया अकाल। तो छप्पनिया अकाल तो क्या हो गया? राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में है, कार्यकाल के बारे में कहा गया है 156 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। 157 में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्ता, सत्ता किसे मिलेगी? जो योग्य होगा। तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 158, 58 में 8 आ रहा है। 8 का क्या हो गया? अर्थ, अर्थ से मिलता जुलता है शर्त। तो राज्यपाल बनने की शर्तें किसमें है? आर्टिकल 158 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 159। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड याद किया था? नौ पथ। तो 9 से आर्टिकल 159 आ गया, और पथ से क्या है? राज्यपाल बनने की शपथ। तो आर्टिकल 159 में क्या है? राज्यपाल बनने की शपथ। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161। 161 में क्या है? सिर्फ एक। तो सिर्फ एक बार क्या मिलती है? तो 161, 61 में ये क्या आ गया? 6, और ये क्या आ गया? 1। तो 6 1 मतलब सिर्फ एक, सिर्फ एक बार क्या मिलती है? क्षमा। तो इसमें क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। तो 6 3 छंत्री। छंत्री क्या है? तो आर्टिकल
163 मतलब क्या हो गया छंत्री, तो क्या है वो मंत्री और मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के इससे क्या लेगा सलाह, तो मंत्री तथा मुख्यमंत्री से क्या लेगा सलाह लेगा राज्यपाल आर्टिकल 163 के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 165, पैंसठ यानी पैसे, तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो 165 के अंतर्गत क्या है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 174, 7 और 4, 7 से क्या हो गया सत्र और 74 मतलब 4 से क्या हो गया चालू, तो सत्र को चालू और बंद करने का काम करेगा राज्यपाल कौन से आर्टिकल 174 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 213, कौन सा है 213, तो 213 आदेश, तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या करेगा अध्यादेश को जारी करेगा। तो इस टाइप से ये शॉर्ट ट्रिक से हमने तो याद कर लिए कौन से राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अब राज्यपाल से संबंधित अन्य पॉइंट जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं और फिर राजस्थान के राज्यपाल के बारे में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, वो आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। तो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो होता है राज्यपाल, मतलब संविधान में सबसे प्रधान किसे माना गया है राज्य की कार्यपालिका का, वो माना गया है राज्यपाल को। तो राज्य की कार्यपालिका का जो एकदम प्रधान किसको माना गया है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार तो माना गया है राज्यपाल को। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट हमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह अपने पद पर कब तक रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, लेकिन सामान्यतः उसका कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, वो देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल बनने की जो योग्यताएं कौन कौन सी है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जब वो जाके राज्यपाल बन सकता है, तो वह देखता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे पहली आई। फिर कितनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु पूरी करनी जरूरी है, वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा तभी वो राज्यपाल पद के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वह केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर अभी है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है राज्यपाल बनने की योग्यता है। पहली तो क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, फिर वो राज्य या केंद्र की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई योग्यताएं। अब ये आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में कि राज्यपाल द्वारा किन किन को नियुक्ति दी जाती है, ठीक है, तो वो पूछा जाता है। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो ऐसे है ना पूछते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इस टाइप से पूछते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो राज्यपाल किसकी मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। और लेकिन वो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह के आधार पर करता है, वो है मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है वो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति करता है, तो राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल अभी तक कौन कौन से हो गए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, तो राजस्थान के जो राज्य वित्त पोषित यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो कुलपति होते हैं यानी वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्य के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी है या कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है, वो क्या करता है, राज्यपाल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। तो
जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो वीसी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। तो कौन कौन किन किन की नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो देखते हैं। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी या कुलपति की नियुक्ति करता है। और राज्य के चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। अब जो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य है, इन ये और राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, इनकी राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन इनको पद से वापस हटा नहीं सकता है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी आरएस 2023 में पूछी गई थी कि जो राज्यपाल है आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य इनकी नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन जब उसे पद से अगर मान लो हटाना है तो वो उन्हें हटा नहीं पाएगा। तो इनको हटाता कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को वो केवल और केवल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये वाली बात अभी आरएस प्री 2023 में पूछी गई थी कि आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। करता तो कौन है? राज्यपाल। लेकिन जब उसे पद से हटाना होता है तो वो राज्यपाल उन्हें वापस नहीं हटा पाता। तो उसे पद से हटाने का काम कौन कर सकता है? वो केवल और केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें पद से हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा ही होता है। और आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य का तो आरएस में पूछा गया था। इनके अलावा जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त वाला भी पूछा जा चुका है। इनकी नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं सकता है। किन किन को? आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को तथा राज्य के चुनाव आयुक्त को। इनकी नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ राइट रॉन्ग वाले कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार। तो इनको देख लेते हैं। तो ये कथन दिया गया है, राइट या रॉन्ग बताना है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नहीं, तो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह जरूर लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। तो ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि ना कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल नियुक्ति किन किन की करता है, और 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें एक ये डाल देते हैं कि वो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये कथन गलत है, राज्यपाल नहीं करता है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की सलाह लेता है, लेकिन करता नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है। तो ये कथन सही है या गलत है, ये बताना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, केवल और केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटियां आती है उनके कुलपति की नियुक्ति करता है। स्टेट क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये कथन गलत है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है? नहीं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाता, केवल और केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्तियां करता है। जैसे आपसे ना एक बार प्रश्न पूछा गया था, कुछ निम्न में से किस यूनिवर्सिटी की कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा? तो एक तो दे दिया है, मान लो जेएनयू दे दिया, एक दे दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी दे दिया, एक दे दिया महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी दे दिया, और एक दे दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। तो किशनगढ़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा। बाकी जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे जेएनयू हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सभी के जो कुलपति है इनकी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि राज्यपाल केवल स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये याद रखना है अपन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला राइट रॉन्ग बताना है क्या है। तो राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, इतना तो सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, और उन्हें पद से हटा भी सकता है। नहीं, उन्हें राज्यपाल अपने पद से हटा नहीं सकता है। उन्हें हटाने के लिए किसकी आज्ञा लेनी होती है? राष्ट्रपति की। तो इनकी नियुक्ति तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कौन कर सकता है? राज्यपाल।
लेकिन उन्हें पद से हटाएगा कौन? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया रॉन्ग। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। और उन्हें हटाता कौन है पद से? वो केवल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में पूछा गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल राज्य की सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति, कुलाधिपति मतलब चांसलर होता है। ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो होता है कुलाधिपति, तो राज्यपाल राज्य की जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य यूनिवर्सिटी है, उनका तो कुलाधिपति या चांसलर होता ही है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति नहीं होता है राज्यपाल। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो राज्यपाल स्टेट की जो राज्य की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का तो क्या होता है? कुलाधिपति होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नहीं होता है। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं, ये पूछी जाती है बार बार एग्जामों में, तो ये याद रखनी है। कौन कौन सी एक बार वापस देख लेते हैं कि जो राज्य के उच्च न्यायाधीश और राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। दूसरी चीज क्या देखी है हमने कि राज्यपाल है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की तो नियुक्ति कर सकता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल है वो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की तो नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता। उन्हें अपने पद से हटा कौन सकता है? वो हटाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल है राज्य की सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो चांसलर होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती है। जैसे राज्यपाल होता है वो राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। पूर्व सैनिकों के हितों के लिए जो समेकित निधि की प्रबंध समिति बनाई जाती है उसका भी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी राजस्थान ब्रांच का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान ब्रांच का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल स्काउट एंड गाइड राज्य की जो स्काउट और गाइड जो संस्था है उसका क्या है? संरक्षक होता है। राज्यपाल पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये सब चीजें थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई। जब भारत आजाद हुआ था तब है ना राजस्थान में कौन सा पद था? राज प्रमुख पद था। पहले राज प्रमुख पद था, तो कौन सा आयोग है, कौन सी समिति, उसकी सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख पद को तो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद की व्यवस्था की गई। तो वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख जो पद है उसे समाप्त किया गया और राज्यपाल के पद को चालू किया गया। तो ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में पूछा गया है कि वो कौन सी समिति है? वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो कौन से संविधान संशोधन में की गई है राज्यपाल के पद की व्यवस्था या राज प्रमुख के पद को हटाया किस संविधान संशोधन के तहत गया है? वो है 7वें संविधान संशोधन जो कि हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद चालू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? तो एक ही राज प्रमुख थे, वो कौन थे? सवाई मानसिंह। जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई मानसिंह राजस्थान के क्या बने थे? राज प्रमुख। तो राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? सवाई मानसिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जो पहले राज्यपाल बने थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। और कब बने थे? 1956 में बने थे। तो राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह और वो बने थे 1956 में राज्यपाल बने थे। तो यही देखते हैं हम राजस्थान के राज्यपालों के बारे में देखते हैं। राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख एक ही थे, वो थे सवाई मानसिंह। राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन थे? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और वो राज्यपाल कब बने? 1956 में। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे राज्यपाल संपूर्णानंद। तीसरे राज्यपाल थे सरदार हुक्म सिंह। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट राजस्थान के राज्यपाल जिनका उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया वो थे दरबारा सिंह का भी उनके पद पर रहते हुए निधन हुआ था। निर्मल चंद जैन, एसके सिंह और प्रभा राव, इन चारों का उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। पहले तो कौन थे? मदन लाल खुराना, दूसरे थे प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने कि अपना पद पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राजस्थान में कुल कितने 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो कितनी बार? 4 बार लग चुका है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। पहली बार जब राजस्थान में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। वो राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? क्योंकि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, मतलब सभी के पास क्या था? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था पहला जो राष्ट्रपति शासन। कब लगा था? 1967 में। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। क्यों लगा? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में जो चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 15/12/1992 से 3/12/1993 तक, मतलब लगभग 1 साल लगा था। कौन सा राष्ट्रपति शासन? वो है मतलब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था ना, जब राज्यपाल कौन थे? वो थे चन्ना रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। तो चौथा राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन था। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन सा था? चौथा राष्ट्रपति शासन था। उस टाइम जो राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी थे। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से राज्यपाल, ये कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, वो थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से राज्यपाल थे जो कि राज्यपाल बनने से पूर्व आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। तो आरपीएससी के सदस्य कौन रह चुके हैं? वह है रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है कि कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? वह है बलीराम भगत। कौन है? बलीराम भगत है। वो राज्यपाल बने थे लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कौन से राज्यपाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रह चुके हैं? वह है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा क्या थे? एयर चीफ मार्शल थे। तो कौन से राज्यपाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, जो कि एयर चीफ मार्शल थे। कौन से राज्यपाल है जो राष्ट्रपति रह चुकी है? वह है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्गरेट अल्वा, जो कि राजस्थान की राज्यपाल बनी थी। वो सार्क देशों की महिला विकास पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सभापति रह चुकी है। यूनिसेफ द्वारा दक्षिण एशियाई बच्चों के लिए जो सभा की गई थी उनकी भी सभापति रह चुकी है। दक्षिण कोरिया में महिला हिंसा के विरुद्ध जो बैठक हुई थी एस्केप, उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी है मार्गरेट अल्वा। तो ये भी। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। उन्होंने राज्यपाल का पद कब ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हरिभाऊ बागड़े है ना, वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। और वो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 164(1) के तहत। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री चुनता है? वो राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वो करते हैं राज्य की विधानसभा। विधानसभा होती है वो मुख्यमंत्री के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसके अंतर्गत लिखे गए हैं? वह है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे गए हैं।
नेक्स्ट है कि आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो आर्टिकल 164 में लिखा तो ऐसा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति में, यथार्थ स्थिति में क्या होता है कि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक मुख्यमंत्री और उनके दल के पास बहुमत है तो तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। जब सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ जाता है। जब वो उनके पास बहुमत नहीं होता तो वो क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है और उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके जो प्रश्न पूछा जाता है मेनली वो कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एकीकरण से पूर्व जब प्रारंभिक राजस्थान था, तो राजस्थान का निर्माण हो रहा था एकीकरण से पूर्व, तो राजस्थान में क्या लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। तो उनके मुख्यमंत्री है, इसका एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं। तो मत्स्य संघ जब बना था तो उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। किन्हें? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ जब बना था तो उसके मुख्यमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा। कौन थे? गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान बना था तो उसके मुख्यमंत्री थे कौन? माणिक्य लाल वर्मा। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वह है शोभालाल कुमावत, गोकुल लाल असावा और माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, वो बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बाद में केंद्र सरकार द्वारा एक आईसीएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था, वो थे CS वेंकटाचारी। क्या है? CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो अभी ये RS में प्रश्न पूछा गया था कि CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, तो ये निर्वाचित नहीं थे क्योंकि उन्हें नियुक्त किया गया था, तो ये कथन सही था। तो वो CS वेंकटाचार्य निर्वाचित नहीं है, उन्हें क्या किया था? नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर मुख्यमंत्री कौन बने? वो बने जयनारायण व्यास। कौन बने? जयनारायण व्यास। तो ये जो पहले तीनों थे, कौन से? हीरालाल शास्त्री हो गए, दूसरे कौन? वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये तीनों निर्वाचित नहीं थे, ये क्या थे? नियुक्त या मनोनीत थे। ये तीनों क्या थे? नियुक्त थे। हीरालाल शास्त्री हो गए, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये तीनों क्या थे? नियुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल बने थे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गए? वो हो गए टीकाराम पालीवाल। तो जब 3 मार्च 1952 को क्या पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी थी? 3 मार्च 1952 को। तब जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। बाद में क्या हुआ? टीकाराम पालीवाल के क्या है कि केयर टेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो इनकी क्या हुई? बाद में केयर टेकर सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और फिर उन्हें इस पद से हटना पड़ा। तो मुख्य टीकाराम पालीवाल बाद में इस पद से हट गए, मुख्यमंत्री के पद से। तो और बाद में क्या बन गए? वो उप मुख्यमंत्री। किसकी सरकार में? जयनारायण व्यास की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। तो पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री से वो नीचे वाले पद पे आ गए, उप मुख्यमंत्री पे। तो ऐसे एकमात्र जो मुख्यमंत्री, जो पहले तो मुख्यमंत्री थे लेकिन बाद में क्या बन गए? उप मुख्यमंत्री, मतलब वो नीचे वाले पद पे आ गए, ठीक है। तो वो क्या हो गए? वो कौन से थे? वो थे टीकाराम पालीवाल। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले तो मुख्यमंत्री बने और बाद में क्या बने? उप मुख्यमंत्री, वो थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। तो 4 जो बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे राजस्थान में? मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर देखते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ठीक है।
तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत ये तीनों तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कौन कौन से? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और तीसरे हो गए अशोक गहलोत। ये तीनों तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और 4 बार कौन है? वो है मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? वो है मोहनलाल सुखाड़िया का। लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? वो है हीरालाल देवपुरा। सबसे छोटा कार्यकाल रहा हीरालाल देवपुरा, वो मात्र 16 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे क्या होना है? राज्य की विधायिका के दोनों में सदनों में से किसी एक सदस्य का सदस्य होना आवश्यक है। तो राज्य की जो विधायिका है उसके दोनों सदन है, एक तो हो गया राज्य विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। उन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। तो राजस्थान में तो केवल क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं। तो उसे किसका सदस्य होना आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो और जहां पे विधान परिषद होता है तो वहां पे या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधायिका की दोनों सदनों में से किसी एक सदन है उसका सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। तो ये क्या है? यदि वह शपथ लेते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि शपथ लेते टाइम किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या करना होता है? उसे 6 माह के भीतर चुनाव करवा करके विधायक निर्वाचित होना आवश्यक है। तो 6 माह के भीतर उसे क्या है? एमएलए निर्वाचित होना क्या है? आवश्यक है, या उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। कितने? 6 माह के अंदर। तो जब भैरव सिंह शेखावत पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे और जगन्नाथ पहाड़िया, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने चुनाव में जीत करके 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य बने थे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1977 में जब भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वह विधायिका के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने चुनाव जीत करके 6 माह के अंदर विधानसभा के सदस्य बने, तभी वो मुख्यमंत्री पद के लिए पात्र हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं भैरव सिंह शेखावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट देखते हैं जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये दोनों मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं थे। तो ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री के पद पर कार्यरत नहीं थे? वो है जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने बाद में जाकर राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने वाले कौन कौन थे? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, वो कहाँ के राज्यपाल बने? आंध्र प्रदेश के। शिवचरण माथुर कहाँ के बने? आसाम के। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के बने? बिहार के। हरिदेव जोशी कहाँ के बने? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल इत्यादि के राज्यपाल बने। तो राज्यपाल के रूप में कार्य किन्होंने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने, शिवचरण माथुर ने, जगन्नाथ पहाड़िया ने, हरिदेव जोशी, इन सभी ने किसके रूप में भी कार्य किया था? इन सभी ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, इन सभी मुख्यमंत्रियों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो वह है 4 बार। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? कितने? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1967 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हुआ 1977। तीसरी बार कब हुआ? 1980। और चौथी बार 1992 में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में? 1967 में। दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992 में। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में जब मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में जब मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत 2 बार
मुख्यमंत्री थे जबकि राष्ट्रपति शासन लगा। और हरिदेव जोशी कब थे? 1900 दूसरे राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब 1975 की इमरजेंसी आपातकाल लगा था उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2023 में ही 2 एग्जामों में पूछ लिया है। 2022-23 में 2 एग्जामों में ये आ गया है। तो एक आरएस में आया था और एक किसी शायद सेकंड ग्रेड में आया था। तो 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था पूरे देश में, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तो 1975 की इमरजेंसी के टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ पहाड़िया। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया आपने अभी देखा था, वो जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, तो वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वो कहाँ के सदस्य थे? लोकसभा के। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। तो शपथ लेते टाइम क्या है, वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। शपथ लेते समय वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में चुनाव लड़कर के विधानसभा के सदस्य बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो तभी वो मंत्री बनने के योग्य हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा पर बयान देने के कारण कौन से मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो महादेवी वर्मा पर इन्होंने एक बयान दे दिया था जिसके कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कौन से मुख्यमंत्री बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने? वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत बाद में जाकर के भारत के उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो है बरकतुल्ला खां। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा त्याग पत्र देने पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा त्याग पत्र देने पर किन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था? वो है बरकतुल्ला खां को। तो बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने जब त्याग पत्र दे दिया था तो बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? वसुंधरा राजे। जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, कब बनी थी? वह दिसंबर 2003 में। कब बनी थी? दिसंबर 2003 में। तो वसुंधरा राजे अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो पहली बार कब बनी थी? वो है दिसंबर 2003 में बनी थी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बार ये प्रश्न अभी पूछा गया है कि अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? वह है दिसंबर 1998 में। तो 1998 में कौन बन गए? अशोक गहलोत। फिर कौन बन गई 2003 में? वसुंधरा राजे। फिर ऐसे 1998 से ऐसे ही चल रहा है, 1998 में अशोक गहलोत, फिर 2003 में वसुंधरा राजे, फिर इस टाइप से एक को छोड़ के एक चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कौन से सीएम मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों रह चुके हैं? वो है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि मनोनीत भी रह चुके हैं और निर्वाचित भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री है जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो वह हरिदेव जोशी नहीं रहे, भैरों सिंह शेखावत लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, बरकतुल्ला खां वो भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य कौन रह चुके हैं? वह टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न है राज्य मंत्री को अपने विभाग से संबंधित शाखाओं से संबंधित कार्य उपमंत्री को सौंपने के लिए किसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? तो राज्य मंत्री है उसको अपने विभाग के कार्य उपमंत्री को सौंपने के लिए किसका अनुमोदन लेना होता है? वो है मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर के ही राज्य मंत्री अपने विभाग के कार्य उपमंत्री को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हो गया मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद। क्या है मंत्री परिषद? मंत्री परिषद में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। तो राजस्थान का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति
किस आर्टिकल के तहत? 164 दो आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनना है जो कि राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है तो क्या करना होता है? उसे 6 माह के अंदर अंदर विधान मंडल का सदस्य बनना होता है। या तो विधानसभा का बन जाए या विधान परिषद का बन जाए। राजस्थान में केवल विधानसभा है तो उसे विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है 6 माह के अंदर अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार तय किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का आकार तय किया गया? वो है 91वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ। 91वें संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का क्या किया गया? आकार को तय किया गया। कौन से? 91 संविधान संशोधन में। उसमें विधानसभा के मंत्री परिषद का आकार तय किया गया। कौन से? 91वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी अधिकतम संख्या किसी राज्य में कितनी हो सकती है? तो वो होती है विधानसभा के सदस्यों की 15% तक। अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है मंत्रियों की? वो है विधानसभा के जितने भी सदस्य है उनकी 15% तक अधिकतम मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया? ये है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? वो है 15%। किसकी? विधानसभा के सदस्यों की 15% संख्या होती है अधिकतम। तो राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य है? 200 का 15% कितना हो गया? 30%। 30 सदस्य। कितना हो गया? 30 सदस्य। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? वो होगी 30। तो राजस्थान में मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो गई 30, जिसमें से 29 तो क्या होंगे? मंत्री, और एक क्या होगा? मुख्यमंत्री। तो जो ये 30 संख्या है ये क्या है? मुख्यमंत्री सहित है। तो राजस्थान की जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो गई 30 हो गई, जिसमें से एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्री होंगे। ये तो क्या होगी? अधिकतम संख्या। अब हम देखते हैं न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? वो है 12। 12 होगी न्यूनतम संख्या और 30 होगी अधिकतम संख्या। तो 12 में से एक तो क्या होगा? मुख्यमंत्री, और 11 क्या हो गए? मंत्री। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 से 30 के बीच में। 12 से 30 के बीच में होगी मंत्रियों की संख्या राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा आर्टिकल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वेतन, भत्ता, कार्यकाल आदि से संबंधित है? वो है आर्टिकल 164। कौन है? शासन सचिवालय। क्या है? शासन सचिवालय, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सचिवालय नीति का निर्माण करने वाले राजनेताओं तथा नीति का क्रियान्वयन करने वाले लोक सेवकों की क्या है? संयुक्त कार्यस्थली है। तो नीति का जो निर्माण करते हैं, नीति का निर्माण कौन करते हैं? राजनेता। और नीति का जो क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन का कार्य कौन करते हैं? वो करते हैं लोक सेवक। लोक सेवक करते हैं। और लोक सेवकों तथा राजनेताओं, इन दोनों की संयुक्त कार्यस्थली कौन सी है? वो है सचिवालय। तो सचिवालय क्या है? लोक सेवकों तथा राजनेताओं की संयुक्त कार्यस्थली है। तो ये आरबीएसई बोर्ड की जो आपकी बुक है उसमें दी गई है ये परिभाषा। तो अब हम आगे देखते हैं, जो सचिवालय है, सचिवालय का जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। सचिवालय का जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी होता है मुख्यमंत्री, जबकि सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। सचिवालय का जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मुख्य सचिव होता है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सचिवालय का। आगे हम देखते हैं, सचिवालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय होते हैं। सचिवालय होते हैं उसमें अलग अलग विभागों के, राजस्थान के जो अलग अलग विभाग है उनके कार्यालय होते हैं। और सचिवालय के जो विभाग है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग। ये वाला प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सचिवालय के विभाग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। आगे हम देखते हैं, प्रत्येक जो विभाग होता है सचिवालय में बहुत सारे विभागों के कार्यालय होता है। जो प्रत्येक विभाग होता है उसका अपना क्या होता है? मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का अपना मंत्री होता है, जो कि उस विभाग का क्या होता है? राजनीतिक मुखिया होता है। प्रत्येक विभाग का क्या होता है? अपना मंत्री होता है, जो कि उस विभाग का क्या होता है? राजनीतिक मुखिया।
और उस विभाग का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो होता है प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। तो प्रमुख शासन सचिव को क्या भी बोलते हैं? शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो प्रत्येक जो विभाग है उसका जो प्रशासनिक अधिकारी तो कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, या और जो उसका राजनीतिक मुखिया होता है वो होता है मंत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? वो की गई अप्रैल 1949 में। ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1949 में। आगे हम देखते हैं राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस कब लागू किया गया? वो किया गया 1949 में। ये भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, 2022-23 के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस कब लागू किया गया? वो लागू किया गया 1949 में। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में। और जबकि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस लागू किया गया 1949 में। आगे हम देखते हैं राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो कि कब बनाई गई? 1969 में बनाई गई। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति है जो कि 1969 में बनाई गई। उसके जो अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी। नेक्स्ट है कि राजस्थान सचिवालय प्रक्रिया समिति उसका गठन कब हुआ? 1971 में। तो राजस्थान सचिवालय प्रक्रिया समिति का गठन तो हुआ 1971 में, जबकि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन हुआ 1969। तो पुनर्गठन समिति का तो जो गठन हुआ था 1969 में, और जो सचिवालय प्रक्रिया समिति है उसका गठन हुआ 1971 में। ये दोनों याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो जी के भनोत समिति है उसका गठन कब किया गया? उसका गठन किया गया 1992 में। तो प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो जी के भनोत समिति है उसका गठन किया गया 1992 में। अब हम आगे देखते हैं कि आपके एग्जामों में जो सचिवालय के जो कर्मचारी है या अधिकारी है उनका क्रम पूछ लिया जाता है। उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें जमाने का आपको एग्जाम में दे देते हैं। तो उसको देखते हैं हम। जो सचिवालय होता है, सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो सचिवालय का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं चीफ सेक्रेटरी के नीचे कौन होता है? वो होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी तो होता है सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, उसके नीचे होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नीचे होता है वो कौन होता है? शासन सचिव। कौन होता है? शासन सचिव, जैसे क्या भी कहते हैं प्रमुख शासन सचिव, और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो सबसे ऊपर तो हो गया मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे कौन होता है? वो होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे होता है प्रशासन मुख्य अतिरिक्त सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे कौन होता है? वो होता है शासन सचिव। और शासन सचिव के नीचे कौन होता है? वो होता है सचिव। तो जो शासन सचिव होता है वो क्या होता है? किसी भी विभाग का क्या होता है? मुख्य प्रशासनिक मुखिया होता है। तो शासन सचिव क्या होता है? वो किसी भी विभाग का क्या होता है? प्रशासनिक मुखिया। तो किसी भी विभाग का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होता है शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होता है। तो किसी भी विभाग का प्रशासनिक मुखिया होता है वो होता है शासन सचिव। और शासन सचिव के नीचे कौन आता है? वो आते हैं सचिव। सचिव के नीचे आते हैं विशिष्ट सचिव, और विशिष्ट सचिव के नीचे आते हैं उप सचिव। उप सचिव के नीचे वाली रैंक पे होते हैं सहायक सचिव। सहायक सचिव के नीचे वाली रैंक पे होते हैं अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी कौन होता है? तो अनुभाग अधिकारी होता है एक राजपत्रित अधिकारी होता है। अनुभाग अधिकारी कौन होता है? एक राजपत्रित अधिकारी होता है जो कि सचिवालय में कार्यरत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस अनुभाग अधिकारी के नीचे आता है वरिष्ठ सहायक। वरिष्ठ सहायक के नीचे आता है वरिष्ठ लिपिक। वरिष्ठ लिपिक के नीचे आता है कनिष्ठ लिपिक, और उसके बाद में आता है 4th ग्रेड कर्मचारी। तो ये क्या हो गया? जो सचिवालय है उसके कर्मचारियों के रैंक के अनुसार उनका क्रम हो गया। तो सबसे ऊपर मतलब सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है सचिवालय का? वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के जो तो सचिवालय का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन आता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जो नीचे वाले रैंक होते हैं उस पे आते हैं कौन आते हैं? उस पे आते हैं प्रमुख शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। उसके नीचे वाली रैंक पे होता है सचिव। उसके नीचे वाली रैंक पे विशिष्ट सचिव।
उसके बाद नीचे वाली रैंक पे उप सचिव, फिर आते हैं सहायक सचिव, फिर आते हैं अनुभाग अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं, फिर वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, फिर कनिष्ठ लिपिक और फिर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। चालू करते हैं चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। क्या होता है? बहुत ही सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है, उसे क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य में जो सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है उसे क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव। ठीक है, नेक्स्ट की मुख्य सचिव राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वो क्या होता है? मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि राज्य में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? वो है मुख्य सचिव। नौकरशाह संगठन, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो प्रमुख, सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यानी प्रशासनिक जो सेवा है उसमें राज्य, किसी भी राज्य में सबसे जो ऊपर वाली रैंक पे कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? वो है मुख्य सचिव। ये सब लाइनें ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये मतलब रॉन्ग है, राइट है, इस टाइप से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कौन होता है? वो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रिमंडल के पास जाने वाली समस्त फाइलें किसके माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचती है? तो वो है मुख्य सचिव। तो मंत्रिमंडल तक जाने वाली कोई भी फाइल है तो वो किसके माध्यम से जो मंत्रिमंडल तक पहुंचती है वो है मुख्य सचिव के माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो ठीक है, तो सचिवालय या कोई भी किसी भी राज्य में जो सबसे अधिक जो ऊपर वाली रैंक पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव होता है ना, वो क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात सही है। तो वो मुख्य सचिव का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री को सलाह देना, वो उसका प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात सही है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किन्हीं एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कथन क्या है? राइट है। राज्य की जो लोक सेवाएं होते हैं ना उनका प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। तो ये कथन क्या है? गलत है। मुख्य सचिव किसका प्रमुख सलाहकार होता है? वो है मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव, जबकि वो राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में कि ऐसे पूछते थे कि गलत कथन का चयन करो। तो गलत कथन इसमें से कौन हो गया कि मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है? ये क्या है? गलत कथन है। तो वो सलाहकार किसका होता है? वो होता है मुख्यमंत्री का सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्य सचिव की। तो मुख्यमंत्री के जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं उनको ही क्या चुना जाता है? मुख्य सचिव चुना जाता है। ठीक है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ये उनका कार्यकाल मुख्य सचिव के मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। मतलब उसके संबंध अच्छे हैं तो कार्यकाल उस पर ही निर्भर करता है मुख्य सचिव का कार्यकाल, और वो काम कैसा कर रहा है उस पर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव कैबिनेट का सचिव होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्य सचिव किसका सचिव होता है? कैबिनेट का जो सचिव होता है वो भी क्या होता है? मुख्य सचिव ही होता है। तो कैबिनेट का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्य के विभागों के सचिवों का मुखिया होता है। तो हर एक विभाग होता है उसका अलग सचिव होता है। ठीक है, उसका अलग सेक्रेटरी होता है। तो उन सभी सचिवों का जो मुखिया होता है ना वो कौन होता है? मुख्य सचिव। तो राज्य के सभी विभागों के जो सचिव होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव सिविल सेवा का प्रधान होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के जो पहले मुख्य सचिव थे। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वो थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन।
अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो राजस्थान की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी वो थी श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। जो वो 2009 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बनी। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी वो थी श्रीमती कुशल सिंह। 2009 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बनी। आगे देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है। तो वो 2 महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है। एक तो है श्रीमती कुशल सिंह और दूसरी है श्रीमती उषा शर्मा। तो 2 महिलाएं राजस्थान में अभी तक मुख्य सचिव बन चुकी है। कौन कौन सी है? श्रीमती कुशल सिंह और श्रीमती उषा शर्मा। तो कुशल सिंह जो मुख्य सचिव बनी थी वो 2009 में अशोक गहलोत का कार्यकाल बनी थी, और उषा शर्मा अभी जो 2022 तक में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यकाल था उसमें मुख्य सचिव बनी थी। तो अब हम आगे देखते हैं राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। वो है सावरदान उज्जवल। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है जो कि आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं? वो है सावरदान उज्जवल। सावरदान उज्जवल है वो कि आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के जो दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? वो थे वी नारायणन। तो पहले मुख्य सचिव तो कौन थे? अभी हमने देखा था वो थे के राधाकृष्णन, और दूसरे मुख्य सचिव राजस्थान के थे वो थे वी नारायणन। कौन थे? वीर नारायणन। अगला प्रश्न है कि किन मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वो थे बी एस मेहता। बी एस मेहता का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल कौन से मुख्य सचिव का रहा? वो थे निहाल चंद गोयल। निहाल चंद गोयल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। आगे हम देखते हैं राज्य के पहले अनुसूचित जनजाति के जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वो थे ओपी मीना। राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वो थे ओपी मीना। तो राजस्थान के जो पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव थे वो थे ओपी मीना। अगला प्रश्न हम देखते हैं दिसंबर 2018 से जब अशोक गहलोत सरकार ने कार्यभार संभाला था तो मुख्य सचिव कौन थे? उस टाइम मुख्य सचिव थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। 2018 में जब अशोक गहलोत ने कार्यकाल संभाला था तब मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। हम देखते हैं मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री उनको मैच करना है कि कौन से मुख्य सचिव किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्य सचिव बने थे, उनको मैच करना है। केपीयू मेनन किसके कार्यकाल में मुख्य सचिव बने? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। एसएल खुराना किसके कार्यकाल में मुख्य सचिव थे? बरकतुल्ला खां के कार्यकाल में। मदन मोहन कृष्णावली वो किसके कार्यकाल में थे? वो थे शिवचरण माथुर के। अगला हम देखते हैं टीवी रमणन। टीवी रमणन किनके कार्यकाल में थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं मीठालाल मेहता। कौन थे? मीठालाल मेहता किनके कार्यकाल में थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में कौन थे मुख्य सचिव? वो थे मीठालाल मेहता। नेक्स्ट है सी के मैथ्यू। सी के मैथ्यू किनके कार्यकाल में थे? वो थे अशोक गहलोत के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि किसके कार्यकाल में थे? वो थे वसुंधरा राजे। तो 2 वर्ड है, एक तो राजीव महर्षि वो तो किसके कार्यकाल में थे? वसुंधरा राजे। जबकि राजीव स्वरूप वो किनके कार्यकाल में थे? वो थे अशोक गहलोत के। तो राजीव महर्षि किनके कार्यकाल में थे? वसुंधरा राजे के। जबकि राजीव स्वरूप थे वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बने थे। राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव भारत के कैबिनेट सचिव तथा अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं? वो है नरेंद्र चंद, जो कि 1990 से 1992 के बीच मुख्य सचिव बने राजस्थान के। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है भारत के कैबिनेट सचिव तथा अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं? वो है नरेश चंद्र। ठीक है, नरेश चंद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं किस मुख्य सचिव ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो वो थे कौन से मुख्य सचिव थे जिन्होंने कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया? वो थे वीबीएल माथुर। कौन थे? वीबीएल माथुर एक मुख्य सचिव थे जिन्होंने 4 सीएम के साथ इन्होंने काम किया था। वीबीएल माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। तो सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वीबीएल माथुर। अगर पूछा जाए सबसे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्य सचिव कौन थे? वो थे केपीयू मेनन। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने पर मोहन मुखर्जी थे मुख्य सचिव। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने पे जीके बनोद थे मुख्य सचिव। चौथी बार राष्ट्र सचिव लगने पे टीवी रमणन मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट हम देखते हैं
कौन मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो मंत्री परिषद है उसके सचिव के रूप में या मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में काम कौन करता है? वो करता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद की उप समिति इन दोनों के सचिव के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है मुख्य सचिव को। उसे अवशिष्ट वसीयतदार या रेजिडुअल लिगेटी ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि ये सभी कार्य करता है जो किसी विभागीय सचिव को आवंटित नहीं होते। हर एक विभाग का अलग सचिव होता है। ठीक है, और जो काम विभागीय सचिवों को आवंटित नहीं होते उन सभी कामों को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य सचिव की। इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद की उप समिति इन दोनों का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव किस किस का सचिव होता है? वो है मंत्री परिषद का भी सचिव होता है और मंत्री परिषद की उप समिति इन दोनों का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव ही इन दोनों का सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यह जरूरी नहीं है कि राज्य का ना जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे सीनियर आईएएस है उसे ही मुख्य सचिव बनाया जाए। यह जरूरी नहीं है कि जो राज्य का जो सबसे सीनियर आईएएस है ना उसे ही मुख्य सचिव बनाए। तो उससे जूनियर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। वो उस टाइम क्या देखते हैं? उसके योग्यता देखते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह के साथ उनके संबंध देखते हैं। इन सभी चीजों को उस टाइम देखा जाता है। तो ये बात जरूरी नहीं कि उस सबसे सीनियर आईएएस को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किशन पुरी, वो भी मुख्य सचिव बन चुके हैं। एसडब्ल्यू शिवशंकर वो भी मुख्य सचिव बन चुके हैं। बीजी राव वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव बन चुके हैं। वी नारायणन वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आरपीएससी की पुरानी परीक्षाओं में मुख्य सचिव से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? ठीक है, तो 2018 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। अभी हमने पढ़ा था कि जब 2018 में सरकार बनी थी तब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है मुख्य सचिव मंत्री परिषद का तथा साथ ही इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। तो हमने देखा था मुख्य सचिव किस किस का सचिव होता है? मंत्री परिषद का और उसकी उप समिति दोनों का सचिव होता है। ये कथन तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो वरिष्ठतम अधिकारी को ही, ठीक है, तो उसको ही नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाए। उससे जूनियर को भी उससे जूनियर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसके मुख्यमंत्री के साथ संबंध कैसे है या फिर वो उसकी योग्यता कैसी है। ठीक है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। तो ये दूसरा क्या है? गलत हो गया। तो इसमें सही क्या हुआ? केवल एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा था? वो था एनसी गोयल। एनसी गोयल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी के मैथ्यू किसकी टाइम मुख्य सचिव थे? वसुंधरा राजे नहीं। तो वो किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम थे। सी के मैथ्यू किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम। राजीव महर्षि किसकी टाइम? अशोक गहलोत की टाइम नहीं। वो किसकी समय थे? वसुंधरा राजे के टाइम थे। नेक्स्ट देखते हैं मीठालाल मेहता, वो भैरव सिंह शेखावत की टाइम सही है। केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया की टाइम ये सही है। तो ये पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दो सुमेलित नहीं है, तो जिसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया था? बोनस हो गया था। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि सीके मैथ्यू गहलोत की टाइम थे और राजीव महर्षि वसुंधरा राजे के टाइम थे। ठीक है, कौन? मुख्य सचिव। जबकि एक ही वर्ड इससे मिलता जुलता है, राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप, अगर राजीव स्वरूप पूछ लिया जाए ना तो वो किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न के में देखते हैं, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है? तो उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है? केवल एक महिला। वो कौन सी थी? केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक। तो वो कौन थी जो कि उषा शर्मा से पहले मुख्य सचिव रह चुकी है? वो थी श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है, तो राजस्थान में केवल दो महिला ही मुख्य सचिव रह चुकी है, एक तो है श्रीमती कुशल सिंह, दूसरी उषा शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मैच करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है मोहनलाल सुखाड़िया, इनके टाइम कौन थे? केपीयू मेनन, सही है। बरकतुल्ला खान के टाइम आर.डी. माथुर नहीं थे मुख्य सचिव। शिवचरण माथुर के टाइम मदन मोहन कृष्णावली, ये भी सही है। भैरों सिंह शेखावत की टाइम टी.वी. रमणन, ये भी सही है। ठीक है, तो बरकतुल्ला खान की टाइम आर.डी. माथुर नहीं थे, तो आंसर होगा सेकंड। तो क्या है सुमेलित, कौन सा नहीं है? सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को सावधानी से पढ़िए। ठीक है, अब ये बताना है अपन को, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ठीक है, सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये कथन भी सत्य है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, नहीं। मुख्य सचिव किसका प्रमुख सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का। वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल केवल पहला और दूसरा। केवल पहला और दूसरा किस में आ रहा है? इसमें, तीसरे ऑप्शन में। तो इसका आंसर तीसरा ऑप्शन सही सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य सचिव होता है वो किसका प्रमुख सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का। वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये। राज्य का मुख्य सचिव का कार्य क्या होता है? ठीक है, वो देखते हैं। कैबिनेट के सचिव के रूप में काम करता है, सही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है, सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में काम करता है। मुख्य सचिव होता है वो क्या है? सचिवों के मुखिया के रूप में काम करता है। ठीक है, तो मुख्य सचिव होता है ना, वो जितने भी विभाग है उनके जो सचिव है उन सभी के मुखिया के रूप में काम कौन करता है? वो काम करता है मुख्य सचिव, सही है ये कथन भी। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, ठीक है, राजस्थान में जो सिविल सेवा है, प्रशासनिक सेवा, उसका सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव ही होता है। ठीक है, तो प्रशासनिक सेवा का सबसे जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्य के प्रधान के रूप में। राज्य के प्रधान नहीं होता है मुख्य सचिव, कभी भी राज्य का प्रधान नहीं होता है। वो क्या होता है? प्रशासनिक सेवाओं में सबसे हाई रैंक वाला अधिकारी होता है। तो ये ई वाला कथन गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में है? पहले में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्य के मुख्य सचिव को अविशिष्ट क्या है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऐसे सभी कार्य करता है जो कि विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं होते। क्योंकि वो जो कोई भी विभागीय सचिव होता है, उनको जो भी काम मिलते हैं ना, उनको जो काम नहीं मिलते, वो सभी कामों की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य सचिव की। तो इसलिए ही उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सही है। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये भी सही है। लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही है। सचिवों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर कौन होता है? किसी भी राज्य में जो प्रशासनिक सेवा होता है ना, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य। अब हम राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से 13 से 15 जुलाई 2025 के बीच का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे। तो आरपीएससी में पहले कितने सदस्य होते थे? 7 सदस्य होते थे। अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई है। तो आरपीएससी में ना 3 नए सदस्यों के पद क्या किए गए? सृजित किए गए। अब आरपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 10। और पहले कितनी होती थी? 7। और 3 पद नए बढ़ाए गए हैं। तो अब आरपीएससी में कितने सदस्य होंगे? कुल वो होंगे 10। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए क्या किया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग विनिमय 1974 के विनिमय 3(1) में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इसको मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से अब आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में 3 नई नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई है। तो कौन कौन सी 3 नई नीतियां हैं जिनको की मंजूरी प्रदान की गई है, वो है, पहली है हील इन राजस्थान नीति 2025, इसे मंजूरी प्रदान की गई है। दूसरा है नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 और तीसरा है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में बोलते हैं CGD नीति 2025। इन तीनों को मंजूरी प्रदान की गई है मंत्रिमंडल की बैठक में। तो हील इन राजस्थान नीति 2025, नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, इनको क्या प्रदान की गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलेट न्यूट्रीबार के पायलट वितरण का शुभारंभ किया गया और ये कहाँ पे चालू किया गया, उदयपुर और जयपुर में ये चालू किया गया है। तो मिलेट न्यूट्रीबार का जो वितरण है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में किया किन्होंने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया और इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ चालू किया, ये चालू किया जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है, 3 नए नवीन पद सृजित किए गए हैं। पहले 7 होते थे आरपीएससी के सदस्यों की संख्या, अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की है, तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो 2024 था उसमें संशोधन है, उसको मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत क्या है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MOU करने वाले निवेशकों को इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो 2024 है इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MOU करने वाले निवेशकों को इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे देखते हैं RUHS अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए क्या जारी किया गया है, अध्यादेश जारी किया गया है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय इसका है, एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन किए जाने के क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 लाया जाएगा। तो RUHS है उसको क्या है, एम्स दिल्ली की तर्ज पर किस में बदला जाएगा, रिम्स में बदला जाएगा। इसके लिए जो अध्यादेश 2025 में लाया जाएगा। नेक्स्ट है इस निर्णय के फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स का निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण किसकी, एम्स दिल्ली की तर्ज पर किया जाएगा और यह स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं हील इन राजस्थान नीति 2025। हील इन राजस्थान नीति 2025 या इसका दूसरा नाम क्या है, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2025। तो हील इन राजस्थान 2025 या मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2025, इसके तहत क्या है, पर्यटकों को मिलेगी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। तो पर्यटकों को क्या है, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। सुलभ और किफ़ायती मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान की पहचान बनेगी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से स्वस्थ जीवन शैली को मिलेगा बढ़ावा। तो हील इन राजस्थान नीति 2025 है, इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पे टूरिज्म भी होगा और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2025 या हील इन राजस्थान 2025। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी या हील इन राजस्थान 2025 है। इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान को सुलभ
किफ़ायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, टाउनशिप पॉलिसी 2024 का क्या कर दिया गया है, अनुमोदन कर दिया गया है। इसके तहत क्या है, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियोजित विकास को बढ़ावा देना। और दूसरा, तो टाउनशिप पॉलिसी कब है, 2024 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु नियोजित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD 2025 है, उसका अनुमोदन किया गया है। इसमें क्या है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए ये चालू की गई है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या में 100% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो विज्ञप्ति जारी हो जाए उसके बाद भी रिक्तियों में 100% की वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है कि आगे हम देखते हैं, राजस्थान एकीकृत नेक्स्ट है कि मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2025 या हील इन राजस्थान 2025 का अनुमोदन किया गया है। मतलब मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो अपना इलाज करवाने आएंगे वो उसको टूरिस्ट जो उनको घूमने की भी व्यवस्था उपलब्ध होगी और इलाज की भी व्यवस्था उपलब्ध होगी। तो मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए कौन सी नीति चालू की गई है, वो है हील इन राजस्थान 2025। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, वो हुआ 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, तो इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य में एक अधिसूचना जारी करके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1993 में, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। अब 18 जनवरी 1999 में इस मानवाधिकार आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन उस टाइम ये क्रियाशील नहीं था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील कब से हुआ, वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, तो तीन चीजें ये याद रखनी है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, फिर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है कि मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ, क्रियाशील हुआ वो मार्च 2000 से। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की गठन कब किया गया, 18 जनवरी 1999 में। मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ, वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार पहले कितने मानवाधिकार आयोग में पहले कितने अध्यक्ष और सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में के अनुसार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, बाद में इसे क्या किया गया, संशोधित करके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया गया। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार तो कितने होते, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जबकि संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में भी पूछा गया था। उसमें ऐसे दिया हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसे उसमें लिखा हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा, लेकिन हमने देखा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, तो वो गलत हुआ था। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
2006 के अनुसार कितने अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होना चाहिए और 2 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष था जस्टिस कांता भटनागर। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस कांता भटनागर। अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जस्टिस सगीर अहमद। राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, वो थे एन.के. जैन। और बाद में अध्यक्ष कौन बने, वो बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष तो कौन थे राज्य मानवाधिकार आयोग के, वह थे जस्टिस कांता भटनागर। दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। तीसरे अध्यक्ष थे जस्टिस एन.के. जैन और बाद में बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। अब हम आगे देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। राज्यपाल मानवाधिकार के आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति एक समिति होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन वो किसकी सिफारिश पे, एक समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, तो उस समिति में कौन कौन होते हैं। तो उस समिति में होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ये 4 लोग होते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान का जो राज्यपाल है वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो उस समिति में 4 लोग कौन कौन से हैं, वो है पहले तो मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरे है गृह मंत्री और चौथे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो वह है 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, वह है 70 वर्ष की उम्र तक। अब हम आगे देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग है वो राज्य में कोई भी मानवाधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से मानवाधिकार आते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले मानवाधिकार कौन से हैं। पहला है नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले अधिकार है वह है नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये सभी अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, वो किसके द्वारा शिकायत पर जांच करता है या कैसे करता है। तो वह अपनी स्वयं प्रेरणा से कर सकता है। ठीक है, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी देने पर वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी दे, पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अर्जी दे तो भी वो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है, पीड़ित अर्जी दे तो भी जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी अर्जी देना तो भी वो जांच कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लास्ट मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो मानवाधिकार आयोग है ना वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को स्वयं सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वो स्वयं उन्हें सजा नहीं दे सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा,
एक किसी अथॉरिटी को शिकायत करेगा, फिर वो उसे सजा देती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री गंगाराम मूलचंदानी है। डिस्कस करेंगे उसका नाम है राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो राजस्थान में अभी 16वीं विधानसभा का जो गठन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम राजस्थान की जो विधानसभा है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा। तो राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? तो 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था कालीचरण सराफ। किनको? कालीचरण सराफ को 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है। तो प्रो टेम स्पीकर होता क्या है? तो ये क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होता है। जब तक स्पीकर अपना जो स्थायी स्पीकर है वो अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता तब तक उनकी जगह कौन काम करता है? प्रो टेम स्पीकर। तो ये क्या होते हैं? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं प्रो टेम स्पीकर। तो आपके जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम 2020 में ये पूछा गया था, उस टाइम 15वीं विधानसभा थी। तो 15वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे ये पूछा गया था। तो अभी ये 16वीं विधानसभा बन गई है, तो इसके प्रो टेम स्पीकर कौन है? वह है कालीचरण सराफ। आगे हम देखते हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वह बने हैं भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम दो लोगों को बनाया गया है। पहली तो है दिव्या कुमारी और दूसरी है प्रेमचंद बैरवा। नेक्स्ट हम देखते हैं महिला सदस्य। महिला सदस्यों की स्थिति, इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आरएस प्री 2023 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम 15वीं विधानसभा थी तो 15वीं विधानसभा के बारे में पूछ लिया, और आपके जो कॉलेज लेक्चरर है 2016 उसके एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो महिला सदस्यों वाला अच्छे से याद करना है। 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई 16वीं विधानसभा में? वो है 20 महिलाएं। 20 महिलाएं विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई या एमएलए बनी। कितनी? 20 महिलाएं हैं वो एमएलए बनी है 16वीं विधानसभा में। तो चुनाव तो ज्यादा ने लड़ा था, जीत करके एमएलए कितनी बनी? वो है 20 महिलाएं। ठीक है, तो 20 महिलाओं में से जो 7 महिलाएं हैं वो किसकी है? अनुसूचित जाति से संबंधित है, और 2 महिलाएं हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो आपके अभी आरएस प्री 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था उस टाइम 15वीं विधानसभा थी, तो 15वीं विधानसभा से प्रश्न पूछा गया था कि जो 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति और कितनी महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या पूछी थी आरएस प्री 2023 में। तो अपन को अभी 16वीं विधानसभा आ गई है, तो इसका याद रखना है कि अनुसूचित जाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? वो है 7, और जबकि अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या है 2। और राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 20। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या 20, उसमें से 7 महिलाएं तो किसकी है? अनुसूचित जाति की, और 2 महिलाएं हैं अनुसूचित जनजाति की। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 महिलाएं हैं, उसमें से 9 महिलाएं तो किसकी? बीजेपी से थी। 9 महिलाएं किससे थी? कांग्रेस से, और 2 महिलाएं क्या थी? निर्दलीय। तो 9 तो किसकी थी? बीजेपी की, और 9 किसकी थी? कांग्रेस की, और 2 किसकी थी? वो थी निर्दलीय। 20 विधायक बनी है महिलाएं। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान में कितने सीटें विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और तथा कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है उनकी संख्या कितनी है? 34। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 34, और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25। और कुल सीटें कितनी है? 200, उसमें से 34 सीटें तो किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, और 25 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये याद रखना है थोड़ा। और महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई है? 20, उसमें से 7 तो क्या है? अनुसूचित जाति की है, और 2 महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो आगे हम देखते हैं अब राज्य विधानसभा के बारे में। अभी तक तो हमने 16वीं विधानसभा के बारे में देखा है, अब जो राज्य विधानसभा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 170 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है?
तो आर्टिकल 170 में कहा गया है कि किसी राज्य में जो न्यूनतम विधानसभा सदस्य कितने हो सकते हैं 60 और अधिकतम कितने हो सकते हैं 500। तो किसी भी राज्य में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या किसके बीच में होगी 60 से लेकर के 500 के बीच में होगी। लेकिन इसके अपवाद भी है, जहां पे ऐसे राज्य है जहां के विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि होनी कितनी चाहिए 60 से लेकर के 500 के बीच में। लेकिन कुछ अपवाद भी है जहां पे 60 से कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपन को यह चीज याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो है 200। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है 200 है। तो ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है 200। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो पहली विधानसभा है वो कब बनी थी। तो पहली विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में, गठन हुआ था 1952 से 1957 तक रही थी। तो राजस्थान की पहली विधानसभा कब से कब तक थी वो है 1952 से 1957 तक। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 160। वर्तमान में तो कितनी है 200, लेकिन पहली विधानसभा थी ना उस टाइम सदस्यों की संख्या थी 160। और ये 160 संख्या किसने निर्धारित की थी, ये निर्धारित की थी परिसीमन आयोग ने। तो 160 जो सदस्यों की संख्या थी पहली विधानसभा में वो किनके द्वारा निर्धारित थी, वो थी परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले विधानसभा चुनाव कब हुए राजस्थान में 1952 में। तो राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए 1952 में। उन विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी, कांग्रेस। कांग्रेस ने 160 में से 82 सीटें जीत ली थी उस चुनाव में। फिर कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान में जो पहली विधानसभा है उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। और और पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे वो थे लाल सिंह सक्तावत। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। अब हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो अब हम देखते हैं जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ कब, 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी 160। तो 160 थी जब 1952 में। तो इसको हम देखते हैं जब 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो थी 160 थी। तो पहले विधानसभा चुनाव 1952 में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी 160। जब दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, दूसरा विधानसभा चुनाव कब हुआ 1957 में। उस टाइम यह संख्या 160 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 176। तो दूसरे विधानसभा चुनाव में यह संख्या कितनी कर दी गई 176 कर दी गई। जब चौथा विधानसभा चुनाव हुआ तब चौथा विधानसभा चुनाव कब हुआ था 1967 में, 1967 में। उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी 176 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 184। तो चौथे विधानसभा चुनाव 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 176 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 184। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा जो विधानसभा चुनाव है कब हुआ 1977 में। उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई 200। और वर्तमान में कितनी है विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या इतनी कब थी, कौन से विधानसभा चुनाव में थी। तो पहले विधानसभा चुनाव में विधानसभा सदस्यों की संख्या 160। फिर दूसरा विधानसभा चुनाव में जो 1957 में हुआ उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 176। चौथा विधानसभा चुनाव जो कि 1967 में हुआ उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 184। और छठा विधानसभा चुनाव जो कि 1977 में हुआ उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 200। और वर्तमान में भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200। आगे हम देखते हैं विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है, विधायक या एमएलए कहलाता है। विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है, विधायक या एमएलए। तो एमएलए की योग्यता क्या क्या है वो देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो ये याद रखना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो। एमएलए क्या है, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है वो किसी भी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। नेक्स्ट है कि मानसिक विकृत, पागल, दिवालिया घोषित न हो। तो मानसिक विकृत न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो। आगे हम देखते हैं आतंकवादी गतिविधियों, मिलावटखोरी, तस्करी,
विदेशी मुद्रा अधिनियम एवं अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए क्या माना गया है, अयोग्य माना गया है। तो ये सभी है जो एमएलए है उनकी योग्यता है और कौन कौन एमएलए बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता उसके बारे में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि एमएलए की जो शपथ है इसको थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि ये भी न्यूज़पेपर में ये थोड़ा ज्यादा था कि एमएलए जो शपथ लेते हैं वो किन किन भाषाओं में ले सकते हैं। वो केवल उन्हीं भाषाओं में शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। केवल उन्हीं भाषाओं में वो शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। जो राजस्थानी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है, इसलिए राजस्थानी भाषा में शपथ को मान्य नहीं माना जाता। अभी आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा हो, क्लिप वगैरह देखी हो, तो कुछ एमएलए ने राजस्थानी भाषा में पहले शपथ ली थी, बाद में उनसे वापस शपथ लेने के लिए कहा गया था जो उन भाषा में जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है उसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा से पहले, राजस्थान विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। वो किस विधानसभा में अध्यक्ष बनी, पहली विधानसभा में, जो कि 1952 से 1957 के बीच थी। तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, वो थे लक्ष्मण सिंह। वो 6ठी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे और 1977 से 1980 के बीच में रहे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष हो गए नरोत्तम लाल जोशी, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, पहली महिला अध्यक्ष होगी सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, वो थी कमला बेनीवाल। मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कमला बेनीवाल। नेक्स्ट है कि एमएलए या विधायक बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, वो थी यशोदा देवी। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कमला बेनीवाल और एमएलए बनने वाली जो राजस्थान की पहली महिला थी वो थी यशोदा देवी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक कौन से जो विधानसभा के सदस्य थे जो कि लगातार सदस्य रहे। तो 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक लगातार वो विधानसभा के सदस्य रहे। वो कौन थे, हरिदेव जोशी। कौन थे, हरिदेव जोशी 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक विधानसभा के सदस्य रहे थे लगातार। नेक्स्ट है कौन से मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा, वो है शिवचरण माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं 16वीं विधानसभा में राजस्थान के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है। तो प्रो टेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। तो प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है, कालीचरण सराफ को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थायी स्पीकर या स्पीकर कौन है, वो है वासुदेव देवनानी। और प्रो टेम स्पीकर कौन थे, वो थे कालीचरण सराफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम के वर्ड में क्या आ रहा है, टेम। टेम मतलब टेम्परेरी। तो वो क्या होता है, टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और जब तक विधानसभा का अध्यक्ष वो अपना जिम्मेदारी संभाल नहीं लेता तब तक उस पद पर ये कौन काम करते हैं, प्रो टेम स्पीकर। तो प्रो टेम स्पीकर क्या होता है, टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो राज्य के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है वो करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा की प्रत्येक जो विधायक है उसका मूल्य मत कितना रहता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विधानसभा है उसके प्रत्येक जो एमएलए है, तो प्रत्येक एमएलए का मूल्य मत कितना है। राजस्थान के प्रत्येक एमएलए का मूल्य मत है 129। ये वाला प्रश्न भी आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान का जो प्रत्येक एमएलए है उसका मत मूल्य कितना है। उसका मत मूल्य है वो है 129। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देता है, वो देता है उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देता है, अध्यक्ष को। तो राजस्थान का जो अध्यक्ष है अपना इस्तीफा किसे देता है, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है अब विधानसभा की कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। इसका भी प्रश्न पूछा गया है तो इसके बारे में देखते हैं। विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, वो है 22। तो ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या है 22 और जिसमें से 4 तो क्या है, वित्त संबंधी समितियां है। कुल तो संख्या कितनी है 22, उसमें से 4 क्या है, वित्त संबंधी समितियां है। 4 तो क्या है, वित्त संबंधी है और 18 क्या है, अन्य समितियां है। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, वो है 22, जिसमें से 4 समितियां तो क्या है, वित्त से संबंधित है और 18 क्या है, अन्य समितियां है।
आपके कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तब सही गलत वाला प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम ऐसे दिया गया था कि जो 4 वित्त समितियों सहित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, 18। ऐसे बोल दिया कि 18 स्थायी समितियां हैं जिसमें से 4 वित्त संबंधी है। नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत था कथन। तो सही कथन क्या है, कुल तो कितनी है, 22 समितियां है जिसमें से 4 क्या है, स्थायी है, और 18 क्या, 4 तो क्या है, वित्त संबंधी है, और 18 क्या है, अन्य स्थायी समितियां है। तो स्थायी समितियों की संख्या है 22 जिसमें से 4 क्या है, वित्त संबंधी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां कौन कौन सी है। तो वित्त संबंधी समितियां है कितनी, 4। कौन कौन सी है उनके नाम देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, दूसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरी है प्राक्कलन समिति क, और चौथी है प्राक्कलन समिति ख। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां कितनी है, वह है 4। और वो कौन कौन सी है, पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति क, और चौथा है प्राक्कलन समिति ख। तो ये क्या है, राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य सलाहकार समिति। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट जो विषय है उनकी चर्चा के लिए समय को निर्धारित करती है। तो ये वाला एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल के जो अभिभाषण में जो निर्दिष्ट विषय दिए गए हैं उनकी चर्चा के लिए जो समय निर्धारित करने का काम कौन सी समिति करती है, वो करती है कार्य सलाहकार समिति। तो राज्यपाल के अभिभाषण के जो विषयों के लिए समय निर्धारित कौन करती है, वह है कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्षों द्वारा की जाती है। तो जो कार्य सलाहकार समिति है उसके सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विधानसभा सचिवालय। क्या है, विधानसभा सचिवालय। विधानसभा सचिवालय के बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो कौन है, महावीर प्रसाद शर्मा। कौन है, महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा सचिवालय का क्या है, सचिव है। तो विधानसभा सचिवालय के सचिव कौन है अभी वर्तमान में, वो है महावीर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने से पूर्व प्रमाणित करने का काम कौन करता है, वो है विधानसभा सचिवालय का सचिव। तो स्पीकर की जब अनुपस्थिति होती है तब विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने से पूर्व प्रमाणित करने का काम करता है, वो करता है विधानसभा सचिवालय का सचिव काम करता है। आपने जब लोकायुक्त पढ़ा था तब है ना, आपने देखा था कि लोकायुक्त किनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, उसमें देखा था विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी है उनके खिलाफ देखा था।